Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Hello, Assis. Hello, Sunita, Arun, Munmun, महिमा, Yes, sir. गुरविंदर। Good morning. एक्चुअली कल वो मेडिकल होना था, इसलिए मैं कल सेशन नहीं ले पाया था। और आज के सेशन में हम लोग 2024 का एक एस्से है, उसके ऊपर अच्छे से बातचीत करेंगे। इसके पहले अभी तक के सेशन में जो कुछ भी डिस्कस किया था, उसके ऊपर थोड़ा-सा अगर समराइज़ करूँ तो क्या कुछ बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इंट्रो वाले पार्ट में हम लोग ये देख रहे थे कि इंट्रो की शुरुआत जो है किसी स्टोरी, किसी पोएम, किसी दार्शनिक का मत या कोई स्टोरी क्रिएट भी कर सकते हो। कोई बहुत सारे जैसे मैंने शायद से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें रवि रवि की कॉपी मैं देख रहा था, तो बहुत सारी स्टोरी जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी महान व्यक्तित्व की कोई जीवन गाथा हो, उसके ऊपर कोई स्टोरी वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सामान्य अर्थों में उसने गुरु शिष्य से रिलेट करके या जैसे किसी को कोई तूफान जैसा भाव दिखाना है तो नदी में कुछ इस तरीके का प्रसंग दिखा दिया कि एक व्यक्ति है जो नदी के किनारे खड़ा है, तो उसको नदी का उतना अनुमान नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति जो है नदी में अंदर जब प्रवेश करता है तो लहरों से जब टकराता है तो उसको लाइफ में बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है कि तैराकी से संबंधित कुछ और बातें उसको, तो कुछ चीज़ें शांति में बेहतर सीखते हैं, कुछ चीज़ें तूफ़ान में बेहतर सीखते हैं। इससे मतलब जनरल जो उदाहरण है उससे रिलेट करके भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये कुछ मैंने आपको बताया था कि स्टोरी, पोएम या फिर जैसे कोई स्वयं का अनुभव हो गया या इस तरीके की कोई बहुत अच्छी स्टोरी या कुछ नहीं भी याद आ रहा है तो उससे कुछ चिंता करने की बात नहीं है आपको। आपको हमेशा स्वयं से रिलेट करके किसी दोस्त का कोई एक्ट याद करके वो सबको भी स्टोरी के फॉर्मेट में सजा करके आप लिख सकते हो, ठीक है? बाकी मैं आपको ये भी बता रहा था कि अ, 1-2 बातें और हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिसमें आपको ये बता रहा था कि जैसे कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी पोएम या कुछ इस तरीके का कंटेंट नहीं मेंशन करना है, जो केवल आपको याद था और आपने लिखने के पर्पज़ से उसको लिख दिया, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको ये बताया इंट्रो को लेकर के, फिर मैंने बताया कि जैसे अगर उसमें कोई कीवर्ड है, जैसे कोई रचनात्मकता कीवर्ड है या जैसे कोई अन्य कीवर्ड है, तो उसकी परिभाषा अगर आपको आ रही है, तो वो परिभाषा आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीवर्ड को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको ये बात बताया कि इन केस अगर परिचय में कोई मेटाफर है, मेटाफर और रूपक एक ही शब्द है, रूपक की ही इंग्लिश मेटाफर बोलते हैं उसको। तो रूपक को ही मेटाफर बोलते हैं, मेटाफर कोई अलग चीज़ नहीं है। और उसमें मैं आपको बताया कि अगर निबंध के विषय से संबंधित कोई मेटाफर्स हैं, तो मेटाफर को आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? मेटाफर्स के बारे में बताना पड़ेगा कि मेटाफर्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि मतलब कि इसका अर्थ क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रुथ नोज़ नो कलर, तो उसमें क्या मेटाफर है? मैले पानी को सबसे अच्छा जब उसको अकेले में रखा जाए तभी उसको अच्छी तरीके से साफ़ किया जा सकता है। भ्रम रचनात्मकता के द्वार पर स्वागत चटाई है। सभ्यताओं से पहले जंगल और सभ्यताओं के बाद रेगिस्तान आने का क्या मतलब है? तो ये बहुत सारे मेटाफर्स आपसे पूछे जाते हैं जिनका मतलब जिनको ओपन करना होता है परिचय में और एग्ज़ामिनर को बताना होता है कि आपने उसकी जो दार्शनिक पक्ष था, उसका जो दर्शन था वो आपने अच्छे से समझ लिया है। तो ये कुछ इंट्रो में आपको बताना पड़ता है, ठीक है? और ये इंट्रो में क्यों बताना पड़ता है? ये वैसी चीज़ है जैसे कोई छोटी अवस्था में है, घर दिखाना है, किसी को कुछ अपनी बात किसी किसी नए आदमी से आप परिचित हो रहे हो, तो उसको अब बताना पड़ेगा ना कि आपने उसको उसके बारे में ऐसा नहीं है कि अचानक से उसको महात्मा बुद्ध के उदाहरण से इंट्रोड्यूस कर दिए या कुछ अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये या कुछ उदाहरण दे भी रहे हो, तो बस वो केवल एक उदाहरण दे करके कि वो संपूर्ण कथ्य को जो निबंध का जो टॉपिक है उसको बस परिभाषित कर दे। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स की भी फ्लड शुरू-शुरू में नहीं
लाना है। शुरू-शुरू में बस केवल टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग शो करना है कि आपने टॉपिक को समझ लिया है अच्छे से, ठीक है? तो ये बस निबंध के इंट्रो में कुछ काम करना होता है। और इसके अलावा जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जब मेन बॉडी में आते हैं तो उनकी मेन बॉडी में ऐसा हो रहा है कि वो मेन बॉडी लिखते समय पॉइंट्स फॉर्म में लिख रहे हैं या हेडिंग डाल करके लिख रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं करना है। पॉइंट्स फॉर्म या हेडिंग डाल करके बिल्कुल भी नहीं लिखना है, केवल बस छोटे-छोटे पैराग्राफ में आपको लिखना है, ठीक है? भले ही आप कोई भी कंटेंट, कोई भी बात बता रहे हो तो हमेशा छोटे-छोटे पैरा में ही आपको कंटेंट देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी जब आप मेन बॉडी में आओ, तो मेन बॉडी में आते समय आपको मैंने बताया कि आपको मैं कल कल बता रहा था कि जैसे निबंध में जनरली क्या होता है कि निबंध में एक वन डायमेंशन आपके सामने होता है। एक पहलू आपके सामने होता है, फिर इसी को ओपन करना होता है, इसी के दूसरे डायमेंशन को, इसी के अपोजिट डायमेंशन को, इसी को ओपन करना होता है। तो ऐसा कुछ मतलब आपको करना होगा हमेशा, ठीक है? और ये मतलब निबंध का जो टॉपिक है वो अपने आप में कोई सत्य बात नहीं है। हो सकता है वो गलत लिखा हो सकता है कि मतलब गलत मतलब ऐसे क्योंकि लाइफ में हमेशा आपको ये बात आपके लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में कोई भी बात ऐसी नहीं होगी कि जो पूर्णतया सत्य हो, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो पूर्णतया गलत हो। उसके कुछ न कुछ हमेशा कुछ न कुछ उसके चीज़ें ऐसी होंगी जो एक पहलू होगा जो सत्य वाला होगा, एक पहलू होगा जो उसके कुछ प्रो कॉन्स हमेशा हर चीज़ के रहते हैं। तो वो बात एग्ज़ामिनर को बतानी पड़ती है। तो आज 2024 में एक टॉपिक आया था सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोग एस्से राइटिंग करेंगे और उससे पहले और इसमें डायमेंशंस में भी अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उनको डायमेंशन से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, डायमेंशंस ओपन नहीं हो पा रहे। तो ऐसा डायमेंशन से रिलेटेड आप बस ये देखो कि इसकी इसका कुछ अपोजिट बात भी है। इसकी कुछ मतलब ये प्रस्तुत अर्थ के अलावा कुछ मतलब ये बात तो है, लेकिन इसका कुछ और पहलू भी है। जैसे मैं आपको प्रारंभिक क्लासेस में बता रहा था कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जैसा कि हमको कक्षाओं में पढ़ाया गया। तो उसके बाद जैसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन कभी-कभी नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, हो सकता है कि कल को आप किसी सीक्रेट पुलिस एजेंट के रूप में आपको काम करना पड़ रहा है। आईपीएस के बाद आपका प्रमोशन हो गया, आईबी वगैरह या सीबीआई वगैरह या किसी अन्य जाँच में आपको जाना पड़ रहा है। तो उस तरीके के केसेस में अगर आप मीडिया के सामने आकर के, जैसा कि शायद से राधा ने एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि जब ताज होटल पर हमला हो रहा था, तो इस तरीके का मीडिया के सामने ऐसा नहीं था कि जो पुलिसकर्मी थे या वहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के सारी बातें ओपनली रख दिया था, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं किया गया था। या देश के बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको आपसे छुपाया जाता है, आपको झूठ बोला जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिससे बहुत स जब आप किसी जिले के जिलाधिकारी भी बनोगे, तो न्यूसेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो, तो आपको झूठ भी बोलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ियर कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़ियर ना हो। तो हमेशा सत्य बोलना वो भी अपने आप में बहुत घातक चीज़ है। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेटली मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, ये इससे जो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि हमेशा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जिस पर हम लोग रिजिड हो जाते हैं, तो हमको रिजिड नहीं होना है। इससे हमको ये सिखा रहा है कि किसी एक बात पे रिजिड नहीं होना है, हमेशा उसके प्रो देखने हैं, उसके कॉन्स भी देखने हैं। इसके अलावा हमेशा दूसरा डायमेंशन भी ओपन करके देखना है। तो ये कुछ बातें, तो दूसरे डायमेंशन का मतलब कोई बहुत बड़ी तलवार या उठा करके आपको जंग लड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। दूसरे डायमेंशन का मतलब कि ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ है, ये चीज़ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इसका एक ये भी चीज़ है, इसके कॉन्स भी हैं, उसको दिखाना है। ये एक पहलू तो है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, इसको ओपन करना है निबंध के मुख्य भाग में। ये सारी बातचीत एग्ज़ामिनर के सामने करना होता है और अल्टीमेटली जैसे आपको निष्कर्ष में एक बैलेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है? कि ना तो हमेशा सत्य बोलना, ना ही हमेशा असत्य के मार्ग पे चलना अपने आप में सही विकल्प है। विकल्प है तो वो है परिस्थितियाँ, कि परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को सत्य या असत्य में अपना रास्ता चुनना होता है, जो उस परिस्थिति के अनुसार उचित रहे, ठीक है? तो ऐसा कुछ निष्कर्ष में लिखना होता है, ठीक है?
तो और डायमेंशंस कोई भी डायमेंशन ओपन करके ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको भाग जाना है। उधर कोई डायमेंशन ओपन किया, फिर 2 लाइन लिखी, फिर तीसरा डायमेंशन ओपन कर दिया, चौथा डायमेंशन ओपन कर दिया। तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। डायमेंशन ओपन करना है, फिर उसको प्रूफ करना है कि कुछ चीज़ें अगर शांति में बेहतर सीखते हैं, तो उसको प्रूफ करना है कि हाँ, ये वो चीज़ें हैं जिनको शांति में बेहतर सीख सकते हैं। जैसे मेडिटेशन है, जैसे कला है, जैसे कोई ड्राइविंग कोई सीख रहा है या कोई संगीत सीख रहा है या कुछ इस तरीके की, उसको प्रूफ करना है, उन महान हस्तियों का ज़िक्र करना है जिन्होंने शांति में बेहतर सीखा। तो डायमेंशन बस ओपन करके, छू करके भाग नहीं जाना है, वैसा कुछ नहीं करना। डायमेंशन आयाम देना है और उस उदाहरण देना, आयाम, उदाहरण, आयाम, उदाहरण। तो मेन बॉडी में ऐसे कुछ चलना है कि डायमेंशन, उदाहरण, डायमेंशंस, उदाहरण, ऐसे कुछ चलना है। ऐसा कुछ नहीं कि डायमेंशन, 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 वैसा कुछ नहीं, उदाहरण, उदाहरण आ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले आप लोग आंसर राइटिंग करते थे तो उसमें ऐसा होता था कि निबंध में जो प्रस्तुत आयाम है उसी पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मुझे एग्जाम्पल्स नहीं याद आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स के लिए क्या करना चाहिए? तो एग्जाम्पल्स के लिए आपको अपना जो भी GS1, GS2, GS3, GS4, जो भी आपका GS का कंटेंट है, GS1 में आपने इतिहास के स्तर पर देखते हो, संस्कृति के स्तर पर देखते हो, GS1 में आप भौगोलिक स्तर पर बातचीत करते हो, GS1 के पेपर में आप सोसाइटी के स्तर पर देखते हो, समाज के स्तर पर बातचीत करते हो, फिर GS2 में आप संवैधानिक स्तर पर देखते हो, GS2 में आप गवर्नेंस के स्तर पर देखते हो, GS2 में अन्य जो सिलेबस के GS2, GS3, GS4 में जिस तरीके से आप आगे-आगे बढ़ो, उसी तरीके से हर एक डायमेंशन को उन विभिन्न उदाहरणों पर, उन सब्जेक्ट्स पे कंपेयर करके देख लो, तो आपके पास उदाहरण बहुत सारे हो जाएँगे। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हो और आपको कोई एलपीजी रिफ़ॉर्म से रिलेटेड हो सकता है, एलपीजी रिफ़ॉर्म एक अच्छा एक वैल्यूएबल उदाहरण हो जाए, लेकिन आपको नहीं याद आ रहा है, तो ये क्रम याद रखो कि कोई भी डायमेंशन को हमेशा जज करना है GS1, GS2, GS3, GS4 के सब्जेक्ट्स के उदाहरणों के बेसिस पर कि ये डायमेंशन जो है इन पार्टिकुलर उदाहरणों पर किस तरीके से खरा उतरता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो और इसके अलावा आज तो मैं वो उदाहरण वाली वो पीडीएफ नहीं ला पाया हूँ, लेकिन कल के सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि वो एग्ज़ाम्पल्स वाली पीडीएफ मैं आपको बताऊँ कि किस तरीके से एग्ज़ाम्पल्स को एक साथ कलेक्ट भी कर सकते हो। बाकी उससे पहले सेशन में मैं एक बात और भी बोल रहा था कि जैसे जब भी मैं किसी की कॉपी देख रहा हूँ तो हमेशा उस एस्से राइटिंग से संबंधित, जैसे यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स हैं तो सबकी सबने कुछ लिखा, किसी का कुछ, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ किसी और तरीके से लिखा, तो उन सबकी कॉपीज में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को आपको नोट डाउन करना है, तो चीजें बेहतर होंगी। और उस एक